जी जी। विवेक साहब मेरे शो में पहली बार आ रहे हैं। विवेक देशपांडे साहब नागपुर से जुड़ रहे हैं। स्वागत है विवेक जी शो में। विवेक जी, ये सारी चीजें कभी कभी ये लग रहा है कि कुछ चीजें गैर वाजिब बहसों में उलझती जा रही हैं। उसी में से एक मामला डिग्री का मामला है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री की कोई बात ही नहीं थी, सब कुछ समाप्त हो गया था। इस पे एक तरह से लोग भुला दिए थे, मान लिए थे कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई एक होता होगा, कहीं से इन्होंने कुछ कर लिया था। लेकिन मनोज सिन्हा साहब ने आके उस मसले को फिर से उभारा। डॉक्टर राकेश पाठक ने उसमें एक नोटिस भी दिया है। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये गलती से हो रहा है कि बाय डिजाइन है? ये चाहते हैं कि डिग्री की बात चलती रहे, क्योंकि डिग्री की बात जो चल रही है, अब संजय राउत साहब आज कह रहे हैं कि भाई जो नया वो लगेगा उसमें इनकी डिग्री ही को बाहर लगा देना चाहिए, लोकसभा के बाहर, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री का दर्शन करके लोग अंदर जाए। मतलब उसका माहौल उड़ रहा है। और उसके बारे में बीजेपी का कोई प्रवक्ता, कोई आदमी ठीक से नहीं बोल रहा। और मैं जरा डिग्री के लिए अपने दर्शकों को भी एक बात कह दूं, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो जिसने बहुत शैक्षिक योग्यता नहीं है, बहुत विद्वान लोग भी रहे हैं। लेकिन ज्यादा मूल और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने क्या किसी भी एफिडेविट के समय एक डिग्री की बात करके झूठ बोला था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने झूठ बोला था तो ज्यादा गंभीर मामला है। दो अलग अलग चीजें हैं। डिग्री अच्छी है, असली है, नहीं है, वो एक अलग बात है। और क्या किसी ने झूठ बोला था डिग्री के मामले में। विवेक देशपांडे साहब। जी ये डिग्री वाला मामला सडनली जो आया है, कोर्ट से जो वर्डिक्ट आया है उनके डिग्री के इशू पर, पता नहीं उसका टाइमिंग जो है वो इस वक्त क्यों, ये किसी को पता भी नहीं था कि इस तरह का कोई केस चल रहा है। हो सकता है शायद गुजरात में लोकली किसी को पता हो कि इस तरह का कोई केस चल रहा है, और केजरीवाल जी भी उसकी बात कभी नहीं कर रहे थे। सडनली वो डिसीजन आया और फिर आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो डिग्री भी दिखाई, जहां पर एक जगह यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग यूनिवर्सिटी लिखा है, बी लिखा है वी की जगह, और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी लिखा है। और वो जो फॉन्ट वो कह रहा है कि उस तरह का जो फॉन्ट है उसका निर्माण ही शायद 90 के दशक के बाद हुआ है। और जबकि इन्होंने कहा है कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए सन 83 में किया था, तो उस वक्त वो फॉन्ट भी मौजूद नहीं था। इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने दी। तो शायद केजरीवाल भी हो सकता है कि वो भी भूल चुके होंगे कि इस तरह का कोई केस चल रहा है, उसका नतीजा आएगा। मुझे ये सारा बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेड आउट लगता है, इसलिए कि मोदी जी जो है वो एक पॉलिटिक्स को गैम्बल की तरह खेलते हैं। और बहुत शुरू से, मतलब जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब से वो पॉलिटिक्स को एक गैम्बल की तरह खेलते हैं। और जी, जो रास्ता उन्होंने 2014 में देश के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए चुना था, उस रास्ते पर आगे चलते हुए आपको आपका जो नैरेटिव है उसको और ज्यादा पोलराइजिंग और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसकी पूरी तरह से वो जानते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो, चाहे आइडियोलॉजी के लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिक्स के लेवल पे हो, चाहे गवर्नेंस की पॉलिसीज के लेवल पर हो। पोलराइजेशन और ज्यादा स्ट्रांग करना, यही एक ऑप्शन, जिस रास्ते पर वो निकल पड़े हैं उस रास्ते पर यही एक ऑप्शन बचता है। तो इसमें फिर आपको सतत एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। ये मैं राकेश जी से पूर्ण सहमत हूं कि ये जब अडानी का मुद्दा सामने आया और मोदी जी को समझ में आया कि इस पर उनके पास कोई तोड़ नहीं है, तो उन्होंने विषय भटकाने के लिए ये सारी बातें सामने लाई, जिसमें राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन, उस केस के बारे में भी किसी को पता नहीं था किस तरह का, मतलब उसका क्या स्टेटस है, उसका नतीजा कब आने वाला है, उसका कहीं रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ। और सडनली ये दोनों केसेस जो है वो सामने आए, और फिर मोदी जी ने ये सुपारी वाली बात कही। अब दोनों अर्थ उसके होते हैं, सुपारी का, और उन्होंने कबर वाली भी बात कही। तो दोनों अर्थ होते हैं कि भी उसका एक मुहावरे की तरह भी यूज होता है और उसका लिटरल मीनिंग भी होता है। जो उसका लिटरल मीनिंग लेना चाहे वो लिटरल मीनिंग लेंगे, जिनको मुहावरे की तरह उसको समझना है मुहावरे की तरह समझे। ये दोनों डबल एक मीनिंग वाला एक
उनका जो उद्गार है वो अपना जो भी उनका एक क्या कहते हैं, उनका एक कमिटेड वोटर है, उसके पास वो हमेशा ही इस तरह से जाते हैं और उसके कॉन्शियस को अपील करते हैं और उसकी सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उनका खेल पहले से ही चलता आ रहा है और ये विक्टिम कार्ड राहुल गांधी के विक्टिम कार्ड को काउंटर करने के लिए उन्होंने खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 2024 के आते-आते पूरे डिस्कोर्स को जितना ज्यादा पोलराइज हो सके वो किया जाए। आज वो सीबीआई के किसी प्रोग्राम में गए जहां पर शायद सीबीआई की डायमंड जुबली या कुछ था, वहां पर उन्होंने इस तरह का एक सीबीआई को अपील की भी आज पॉलिटिकल विल है करप्शन के खिलाफ जाने के लिए। देखिए अडानी का मामला इतना बैकग्राउंड पर होकर वो सीबीआई से ये कह रहे हैं कि आप आज जो पॉलिटिकल विल है करप्शन को टैकल करने के लिए वो इससे पहले कभी नहीं थी। इससे पहले करप्शन को एनकरेज किया जाता था, तो आप बिल्कुल धड़ल्ले से आगे निकलिए, आगे जाइए और जो करप्ट है उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अब इसमें कहीं भी अडानी का मुद्दा जो सारी दुनिया के सामने है, देश के लोगों के सामने आया है, उस मुद्दे को वो देश के सामने होते हुए भी वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि सारा करप्शन अपोजिशन की तरफ से हो रहा है और उनके खिलाफ एक्शन ली जा रही है। तो ये एक गैम्बल है। वो मानते हैं कि अडानी का मुद्दा जो है वो रेजोनेट करता है पब्लिक के साथ में, तो इसको फिर किस तरह से काउंटर किया जाए, तो उसको और जोर शोर से दूसरे तरफ के करप्शन के खिलाफ बात करके उसको काउंटर करने का उनका एक ये स्ट्रेटेजी है, दूसरा कुछ नहीं है। इस रास्ते से आगे जाते हुए उनको पता नहीं ये गैम्बल है 2024 में, क्या ये गैम्बल उनके पक्ष में जाएगा ये शायद उनको भी पता नहीं, वो अंदर से डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके पास जिस रास्ते से वो निकले थे उस रास्ते पर दूसरा कोई चारा बचा नहीं है इसको और ज्यादा पोलराइज और ज्यादा स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए वो इस तरह के पैतरे अभी अपना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आनंद वर्धन जी, विवेक जी ने एक छोटा सा एक प्रश्न और है। गुजरात में बहुत सक्सेसफुली हरेन पांड्या, सोहराबुद्दीन और निरंजन टाकले, माफ कीजिएगा, और जस्टिस लोया, जिसकी जो किताब निरंजन टाकले ने लिखी है उसने उसमें पूरा एक चीज बनाई है कैसे क्या हो रहा है। क्या इन लोगों को लगता है कि दे कैन गेट अवे विथ एनीथिंग? बिकॉज अभी भी मैं आपसे एक प्रश्न मेरा अभी भी है कि क्या जरूरत थी? अगर आपने अपनी डिग्री आपके पास नहीं थी क्या फर्क था, लेकिन अब थोड़ा सा कोई भी मांगना चाहेगा कि अगर आपने एफिडेविट दिया है तो भाई डिग्री तो दिखाइए। ये कहना कि मैं डिग्री नहीं दिखाऊंगा ये कहां तक मतलब कहां तक उचित है? भाई आपने एक हलफनामा दिया हुआ है। मैं थोड़ा इस पे पूछ रहा था कि अब वो फंसते जा रहे हैं क्या इन सब बातों में? बिल्कुल बिल्कुल, इस डिग्री का जो मामला है, जो जिस तरह से केजरीवाल ने उठाया, मुझे लगता है कि इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर, इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी डिग्री सच है या झूठ है ये जानने का अधिकार आम नागरिक को है और वो उसको उसका वेरिफिकेशन जो है वो वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने इसके बारे में कहा है और बेवजह केजरीवाल जी को उसको पेनलाइज किया है, जबकि वो कोर्ट में नहीं गए थे, वो तो सीआईसी में गए थे। अगर पेनलाइज करना था तो सीआईसी को कहना था कि आपने इस तरह से ऑर्डर कैसे दिया, लेकिन वो केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। तो इस मामले में मोदी जी अटक गए हैं और उनको किसी भी तरह से इसको डिफेंड करना अभी बहुत मुश्किल है और इसको जितना आगे ले जाएगा अपोजिशन उतना मोदी जी मुश्किल में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सवाल बाकी बचता ही है कि इस समय इस कोर्ट का नतीजा कैसे आए, मतलब बगैर मोदी जी से पूछे तो नहीं आ सकता है, मतलब वो सारा कुछ तो उनके इशारे पर ही होता है। ये मामला एकदम इस मोड़ पर आकर जब ये कोर्ट का नतीजा आया है तो कहीं ना कहीं इसका असर मोदी जी पर होगा, ये तो कोर्ट समझता है। तो क्या ये भी एक गैम्बल है? जी, और जी। इस तरह से मोदी जी टैकल करेंगे ये हमें पता नहीं है। हो सकता है कि वो इस पर से भी ध्यान हटाने की कोशिश करे या फिर उसको किसी दूसरे तरीके से इसका उसको मोड़ देकर शायद वो अपने पक्ष में करवाना चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या उनका क्या पैतरा होगा इसके बाद ये बताना बहुत मुश्किल है। मोदी जी का कोई भी पैतरा जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो सबको सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी होता है कई बार। विवेक जी बहुत संक्षेप में एक चीज आपसे समझ लूं, ये जैसा लोग इसमें बहुत से हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि मोदी जी जब संसद में भी बोलते हैं तो अपने भक्तों, आप माफ कीजिएगा, अपने भक्तों को नहीं, उसको अपनी वोटरों को एड्रेस करते हैं, अपने भाजपा के समर्थकों को एड्रेस करते हैं। वो संसद से उनका मतलब नहीं होता है। दूसरा एक प्रश्न ये भी आपसे है, ये कौन सी छवि की बात कर रहे हैं? क्योंकि
गोधरा के बाद इन्होंने एक हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई थी। उस छवि में कुछ दाग भी थे भाई, हम लोगों के हिसाब से जो सेकुलर सोच रखते हैं। तो ये उस छवि को धूमिल करने की बात कर रहे हैं। फिर ये मतलब ये कौन सी छवि को धूमिल करने की बात कर रहे हैं? गोधरा की छवि तो बहुत अच्छी छवि नहीं है मेरे हिसाब से। विवेक जी, दोनों चीजें जब ये बोलते हैं तो क्या हरदम ये एड्रेस करते रहते हैं अपने वोटर को? और दूसरी बात, ये किस छवि को बचाने की कोशिश या उसको धूमिल करने की बात कर रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा विवेक जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी जो अनम्यूट कर। हाँ हाँ, हेलो, हाँ हाँ। तो ऐसा है कि हर चीज, हर बात जो मोदी जी कहते हैं वो उसका एक इलेक्टोरल एक एंगल होता ही है। आप देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि हर ट्रेन जो नई इस देश में इंट्रोड्यूस होती है उसको फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री करते हैं। जितनी भी वंदे भारत ट्रेन अभी आई है, हर एक ट्रेन, जहां तक मुझे जानकारी है, हर एक ट्रेन को उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। कुल मिलाकर 11 ट्रेन अभी तक हो गई है वंदे भारत। तो ये जो तरीका है, मतलब हर चीज में मैं हूँ, हर बात में मैं हूँ और मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, ये जो एक पर्सनैलिटी कल्ट बहुत कैलकुलेटेड तरीके से बीजेपी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से अपना बढ़ाया है आगे, वो उसको और आगे ले जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। उसी में से फिर वही विक्टिम कार्ड खेलने वाला जो खेल है वो भी उसी में से ही आता है। ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने 2014 के बाद अपने लिए जो रास्ता चुना है उसमें और एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम और दूसरे एक्सट्रीम से तीसरे एक्सट्रीम तक जाना, यही एक ऑप्शन उनके पास बचा है और उसी का इस्तेमाल उनको करना है। वो किसी भी तरह के मिडिल ग्राउंड वाले ऑप्शन के पास नहीं आ सकते। ध्रुवीकरण जो है वही उनके लिए एक रास्ता बचा है। अब ये जो अडानी वाला मामला है, मैं राकेश जी से पूरा सहमत हूँ। अडानी वाला मामला भले ही आप गांव खेड़े में चले जाइए, वहां पर इसका कोई रेजोनेंस नहीं आपको दिखेगा, लेकिन अडानी वाला मामला जो है शहरों में और आज मेरे ख्याल से कम 50% इस देश के वोटर शहरों में रहते हैं। तो शहरों में इसका बहुत इम्पैक्ट होगा और ये मोदी जी जानते हैं, इसलिए वो इस मुद्दे से किसी भी तरह से ध्यान भटकाना चाहेंगे और उसके लिए जो जो करना है वो सब वो करेंगे। लेकिन ये 2024 तक किस तरह से सस्टेन करेंगे, अडानी के मुद्दे को किस तरह से वो बाईपास कराने में सफल होंगे, ये तो देखना पड़ेगा। उसके लिए फिर वो क्या क्या करते हैं, किस एक्सट्रीम तक जाते हैं, कौन से नए एक्सट्रीम तक जाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट में वो कहते हैं कि सीने पर हाथ लगकर, सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं अकेला एक तरफ और सारे अपोजिशन के लोग एक तरफ है, मैं उन पर भारी पड़ता हूं। ये पार्लियामेंट में कही गई बात है। उसके बाद आज वो बेचारा मोदी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मेरे खिलाफ सुपारी दी गई है ऐसा कह रहे हैं। तो ये अलग अलग बात, उनको याद नहीं रहता उन्होंने क्या कहा है, और या फिर वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो किसी भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में मेरा वोटर नहीं लेगा। मतलब मैंने किसी जमाने में ये कहा था कि मैं तो स्कूली शिक्षा तक ही, मेरी स्कूल में ही शिक्षा हुई, उसके बाद मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। उसके बाद वो शायद वो बात भूल गए। उसके बाद फिर उन्होंने ये बात कही कि मैं एमए तक पढ़ा हूँ। तो वो शायद ये समझते हैं कि उसका जो वोटर है, जो उनको चाहता है, वो उनकी झूठ को भी प्यार से गले लगा लेगा। इस भ्रांति में शायद मोदी जी आज भी है। पुरानी कही हुई बात और आज की कही हुई बात में कोई तालमेल हो ना हो, मुझे जो कहना है मैं कहूंगा, और वो मेरी बात जो है वो सर आंखों पर रखकर मेरे जो वोटर है मेरे साथ आएंगे। इस तरह का एक फॉल्स कॉन्फिडेंस, जिसको अंग्रेजी में हुब्रीस कहते हैं, वो मोदी जी के सर पर सवार हो गया है। अब 2019 और 2024 में जो फर्क है वो शायद वो जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो वो एट हिज ओन पेरिल जिसको कहते हैं, उस तरह की स्थिति है। 2019 में मोदी जी के सामने कोई भी एक विकल्प नहीं था। मोदी जी का विकल्प कौन है, इस तरह का सवाल अगर उस समय पूछा गया था तो कोई नहीं था। राहुल गांधी का पूरी तरह से पप्पू इमेज बनाने में बीजेपी सफल हो गई थी, उनका सोशल मीडिया सफल हो चुका था। और जो राफेल वाला मामला था उस पर
बीजेपी बहुत हमलावर थी। बीजेपी ने गवर्नमेंट के लेवल पे, कोर्ट के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे, इलेक्शन के रैलीज में अपने आप को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया था। अडानी के मामले में एकदम विपरीत परिस्थिति है। अडानी के मामले में बीजेपी कुछ भी कहने से चूक रही है, कुछ भी नहीं कह रही है। तो कहीं ना कहीं अडानी का मुद्दा बहुत स्ट्रांग है, ये वो अंदर से जानते हैं, इसलिए उसको किसी भी तरह से बाईपास किया जाए ये वो जानते हैं। तीसरा एक अलग फैक्टर जो अभी प्ले आउट कर रहा है, वो फैक्टर ये है कि 2019 में अपोजिशन यूनिटी बिल्कुल नहीं थी, अपोजिशन डिसयूनिटी थी। यूनिटी का तो सवाल ही नहीं, अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा था। आज अपोजिशन की यूनिटी बनने के पूरे पूरे आसार जो नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से भी मोदी जी विचलित है। तो अडानी वाला मामला, अपोजिशन यूनिटी वाला मामला और उनके पर्सनैलिटी कल्ट का जो शेल्फ लाइफ है, वो शेल्फ लाइफ कहाँ तक होगा ये खुद वो शायद जानते नहीं है। आज तक मोदी जी को सेल करके बीजेपी ने इलेक्शन में जो भी सफलता हासिल की है, क्या वो हमेशा ही हासिल करते रहेंगे? उसका शेल्फ लाइफ क्या है? पोलराइजेशन के मुद्दे का शेल्फ लाइफ क्या है? ये इसका गणित शायद उन्होंने नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी का जो पर्सनालिटी कल्ट है उसका उसी तरह उपयोग बीजेपी को होगा 2024 में जिस तरह आज तक होते आया है। और पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है उसका भी कितना फायदा होगा ये, क्योंकि जो जो फ्लोटिंग वोटर है वो मोदी जी के साथ इसलिए जुड़ा था आनंद जी कि मोदी जी ने एक डेवलपमेंट का प्रॉमिस दिया था। लेकिन अगर रोज इस देश में हिंदू मुस्लिम रोज अगर होता रहेगा तो वो जो फ्लोटिंग वोटर है वो भी शायद अभी सतर्क हो गया है कि भाई ये कब तक चलेगा, ये रोज नया जो एक बखेड़ा खड़ा हो रहा है हर जगह पर, तो क्या इसी के लिए हमने मोदी जी को वोट दिया था? इस तरह से सोच रखने वाला एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग वोटर का तबका है जो मोदी जी के पक्ष से खिसक सकता है। इस क्या क्या इसको फैक्टर इन किया है मोदी जी ने और बीजेपी ने? हमको पता नहीं क्या उनका गणित है। अच्छा, दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात बता के मैं खत्म करूंगा। 2019 में पुलवामा उनके साथ में आया था, बालाकोट पुलवामा। अब क्या इस तरह का कोई खेल फिर से मोदी जी खेलते हैं, बीजेपी खेलता है? पता नहीं। अगर वो खेलते हैं तो इतना ऑब्वियस हो जाएगा, वो इस तरह इतना ऑब्वियस हो जाएगा कि 2019 में भी उन्होंने वो किया, 2024 में भी वो कर रहे हैं। इस तरह से इतना ऑब्वियस हो जाएगा कि वो उसका निगेटिव रिपरकशन इलेक्शन में दिखेगा। इसलिए वो ऑप्शन शायद अभी बीजेपी के लिए अवेलेबल नहीं है। उस रास्ते से जाएगा तो उनका डिजास्टर बिल्कुल गारंटीड है। हाँ, तो वो क्या करेंगे फिर? अगर पुलवामा नहीं, बालाकोट नहीं, तो क्या करेंगे? ऐसा क्या स्टेप लेंगे जिससे वो फिर से एक ऐसा माहौल इस देश में पैदा करे कि सारे लोग उनके इर्द गिर्द फिर से जाकर खड़े हो जाए और उनको वोट करें, उनको सत्ता में वापस लाए। तो ये सारे जो अनफोर्सिन फैक्टर्स है उनकी जानकारी आज हमें नहीं है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है आनंद। जी